Assalamualaikum. My name is Amreen Shafi and currently I am doing my bachelor's in electrical engineering from NED University of Engineering and Technology. So this is my first video on this channel and I will be teaching you interphysics. तो ये आप लोग के फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 5 से हम इनिशियली इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को, जो कि है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वर्क एंड एनर्जी वाले पोर्शन को। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स की न्यूमेरिकल्स वगैरह को लेके चल रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ वर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ते आए होंगे कि वर्क जो है वो है, डिफ़ाइन कैसे करते थे इसको, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ठीक डिफ़ाइन करते हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इस वर्क को हम अच्छे से इसमें पढ़ते हुए चलेंगे, इसकी सारी टाइप्स को पढ़ेंगे, किस किस तरीके के वर्क होते हैं, और इस वीडियो में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तक पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो वर्क क्या होता है आप लोग नहीं पढ़े, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फर्ज करें कैसे, देखें ये मेरे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, ये इनिशियली रेस्ट में है, यानी कि इसके ऊपर जब ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इट मीन्स इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही। अब मैंने क्या किया, मैंने इस ब्लॉक के ऊपर एक फ़ोर्स लगाई F। ठीक है, ये ब्लॉक के ऊपर जब फोर्स लगी तो एक ऑब्वियस सी बात है, ये अपनी जगह से मूव करेगा तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब ये इसके ऊपर फोर्स लगी और इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करके इस पोजीशन के ऊपर आ गया, तो इसने जो फ़र्ज़ करें इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो किया S। ठीक है, जब फोर्स लगी तो इस ही की डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो इट मीन्स वर्क परफॉर्म हो गया। तो वर्क का मैग्नीट्यूड क्या कहेंगे हम लोग, वर्क क्या हुआ हमारे पास F.S। ठीक है, अभी तक यही पढ़ते हैं हमारे यहाँ, प्रोडक्ट वर्क जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ वाली बात नहीं थी। ये जो फॉर्मूला है W=F.S, ये उस वक्त तक है जब आपने फोर्स लगाई और फोर्स की ही डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई उम्मीद है मसला नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपने एक और फार्मूला देखा होगा W=F.S cos ऑफ थीटा। अब देखते हैं ये वाला जो फार्मूला है, ये इसके पीछे की लॉजिक क्या है। अच्छा देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक प्रैम के थ्रू देती हूँ। जो बच्चों की छोटी प्रैम होती है ना, जिसके पहिए भी होते हैं, या फिर कोई छोटी बच्चों की टॉय कार होती है, बल्कि आप लोग प्रैम से एग्जांपल ले लें। जो प्रैम होती है जिसके पहिए होते हैं, अगर मैं उसको, वो फ़र्ज़ करें वो अपनी पोजीशन में रुकी हुई है। ठीक है, वो जिसके पहिए होते हैं प्रैम के, उसको मैं अपनी तरफ खींचती हूँ। ठीक है, मैंने उसको अपनी तरफ खींचा तो वो ऑब्जेक्ट होगा, वो मेरी तरफ आते हुए एक एंगल बनाएगा, पर्टिकुलर एंगल बनाएगा। फोर्स मैंने लगाई ऐसे, ठीक है, ये मेरी फोर्स, ये मैंने लगाई और ये मेरी तरफ प्रैम खींचता हुआ आ रहा है। मेरे पास प्रैम ऐसे आएगा ना, ग्राउंड मेरा ज़मीन तो यही है, तो ये मेरे पास ऐसे खिंचती हुई आ गई। ठीक है, और फोर्स मैंने लगाई ऐसे, ये फोर्स मैंने लगाई, प्रैम मेरे पास खिंचती हुई आ गई। ठीक है, अब फोर्स जो है बेटा हमारे पास है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर जो होता है ना, उसको हम कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, उम्मीद है आप लोग पढ़ के आए होंगे। वेक्टर जो होता है वो कंपोनेंट में डिवाइड हो सकता है। कैसे, इसका एक कंपोनेंट होगा F cos ऑफ थीटा। ठीक है, और एक होगा ये ऊपर की तरफ, ये है F sin थीटा। ठीक है, अब देखें, बिल्कुल आराम से इसको देखना है। ये मेरे पास प्राइम थी इनिशियली, ये रही, मैंने फोर्स इस पर लगाई। ठीक है, ये मेरे पास ऐसे खिंचती हुई आ गई। एक ये जब मेरा ग्राउंड है और ये मेरे, इसको छोड़ना है, ये मेरी फोर्स है, तो जब ये ग्राउंड पे खिंचती हुई आ रही है तो एक एंगल बना रही है ना पर्टिकुलर। अब यहाँ पे केस देखें, जो कंपोनेंट है फोर्स का, जो इसको ग्राउंड में खींच रहा है मेरी तरफ, वो है F cos थीटा। तो अब हम क्या बोलेंगे इस केस में, वर्क क्या है देखते हैं भैया। इसके अंदर वर्क, तो वर्क की इक्वेशन अब ये नहीं होगी F.S सिंपल, ये वाली नहीं होनी है। अब ये वाली चीज़ कैसे आती है, डिस्प्लेसमेंट तो कवर हुआ मेरे पास S। ठीक है, अब मेरे पास फोर्स जो है, फोर्स क्या है यहाँ पे, F तो है ही है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस प्राइम को मेरी तरफ लाने के लिए, वो है ये फोर्स का कंपोनेंट। ठीक है, ये फोर्स का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। अब इसको अरेंज कर दें, W=F.S cos ऑफ थीटा। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है ये पर्टिकुलर उस वक्त यूज़ होता है जब हमारे पास वो मोशन परफॉर्म होते हुए कोई एंगल पर्टिकुलर बने।
ये वाला जो फॉर्मूला आप पढ़ते आए हैं 9 में, आपने आई गेस पढ़ा होगा, W=F.S, और बोलते भी रहते थे प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, ठीक है। ये उस वक्त बोलते हैं जब हमने फोर्स लगाई, सिंपल मैंने फोर्स लगाई और इस ही डायरेक्शन में सिंपल वर्क हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फोर्स ऐसे ऊपर लगाई है और मोशन क्या हुआ, ऐसे हुआ है, सिंपल यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ है एक पर्टिकुलर एंगल बनते हुए, ठीक है। यहाँ पे जो इस केस में एंगल था वो था 0 हमारे पास। अभी देखते हैं, अभी हम पूरा इसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। वर्क का जो यूनिट होता है, पहले हमें कुछ यूनिट्स बता दूँ मैं आप लोग को। वर्क के यूनिट्स देख लें, इसको अपने पास वैसे लिख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा अनफेयर काम किया है, सॉरी। वर्क का जो यूनिट होता है एम के सिस्टम के अंदर वो होता है जूल होता है, ठीक है। या फिर ऐसे वर्क इंटू F.S, यानी कि वर्क बराबर है न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन मीटर के, वर्क का एक यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ये दोनों यूनिट एम के सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। बाकी हमारे पास जो CGS सिस्टम होता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा अपने पास। CGS सिस्टम में हमारे पास अर्ग होता है, यूनिट है वर्क का अर्ग है, इसको लिख लीजिएगा अपने पास। FPS सिस्टम में फुट पाउंड करके होता है हमारे पास, ये भी इसे लिख लीजिएगा। FPS सिस्टम के अंदर होता है फिट इंटू LB, और ये क्यों होता है, क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला है वो है F.S, फोर्स का यूनिट FPS सिस्टम के अंदर फिट होता है और डिस्प्लेसमेंट का होता है पाउंड, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर आगे चलते हुए देखेंगे कि वर्क की डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, मैक्सिमम वर्क कब होता है हमारे पास, ज़ीरो वर्क कब हो रहा होता है, नेगेटिव वर्क कब हो रहा होता है, देखते हैं अब। अच्छा, तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि F.S कॉस थीटा वाली ये चीज़ कहाँ से है और वर्क कैसे, एंगल वाली चीज़ मैंने आपको बताई। तो अब हम देखेंगे कि नेगेटिव वर्क कब हो रहा होता है, नेगेटिव वर्क कैसे होता है। अच्छा देखें, एक कंडीशन मैंने जो आप लोग को बताई थी ये वाली, F.S कॉस ऑफ थीटा। अब ये नेगेटिव वर्क कैसे होता है, फ़र्ज़ कीजिए मैंने किसी, एक बॉल है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक बॉल है, मैंने इसको ऊपर उछाल दिया, ठीक है। अब ये जो बॉल थी इनिशियली यहाँ पे थी, मैंने इसको ऊपर फेंक दिया, ठीक है। ये जो हाइट है ये ऊपर जा रही है, ठीक है, ये ऊपर जा रही है, इसकी जो हाइट है ऊपर, मतलब ये डिस्टेंस ऊपर कवर करती जा रही है ना, मतलब इनिशियली ये बॉल ज़मीन पे थी, अब मैंने इसको उछाल दिया तो ये ऊपर जाती जा रही है, इसका एल्टीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है। एल्टीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है इससे मुराद ये है कि हाइट बढ़ती जा रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट, इन शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जब कोई बॉल को या मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं, मतलब ऊपर लॉन्च करते हैं, तो इसके ऊपर एक फोर्स नीचे एक्ट कर रही होती है, वो होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, FG से इसको, जिसको मैं डिनोट कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे जैसे ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर जा रही है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना बेटा, वो डिक्रीज़ हो रही होगी। जब किसी ऑब्जेक्ट को यानी कि हम ऊपर उछालते हैं तो एक टाइम आता है वो एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके रीच करता है, फिर वो नीचे आना शुरू हो जाता है। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को उछाला, वो स्टार्ट में तो तेज़ी से जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वेलोसिटी होगी ना वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वो आपने जैसे किसी चीज़ को ऊपर उछाला तो छत पर तोड़ के तो नहीं निकलने वाली ना, उसकी जो स्पीड होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाके डिक्रीज़ होती है। तो ये जो डिक्रीज़ हो रही है स्पीड ऊपर जाके, तो इसका मतलब ये है कि इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और इसकी जो वो फोर्स है इसके ऊपर एक एक्ट कर रही है, मैंने ये बताया ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स, वो डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट की जो ऊपर की तरफ है और फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब इसको FG से कंफ्यूज मत होइएगा कि FG है, यहाँ तो F है, फोर्स है। मैंने इस केस में आपको ये बात समझाई है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, जब मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग है इस केस के अंदर, और जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन अलग है, ठीक है। यहाँ तो इस केस के अंदर जो हमारे पास एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री के एंगल के ऊपर मतलब कॉस की वैल्यू आती है नेगेटिव। इसको आप कैलकुलेटर में डाल के देखिएगा, ये होगा हमारे पास नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बॉल तो ऊपर जा रही है ना, मेरी बॉल तो ऊपर जा रही है, यानी कि वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन जो फोर्स है ना इस बॉल के ऊपर वो अब भी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, सही है। जब आप किसी बॉल को ऊपर लॉन्च करते हैं
तो उसकी हाइट तो ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन तो डाउनवर्ड ही होती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव वर्क। cos 180 की जब आप वैल्यू डालेंगे तो वो होती है -1, यानी कि -F.S। ये हो गया हमारे पास नेगेटिव वर्क, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैक्सिमम वर्क के ऊपर। मैक्सिमम वर्क मैंने अभी वैसा आपको ये F.S ऐसे ही समझाया, लेकिन देखते हैं मैक्सिमम वर्क कब होता है हमारे पास, ठीक है। वही जो ब्लॉक का केस मैंने आपको बताया, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई एज़ यूजुअल, ठीक है। फोर्स लगी, क्या होगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव करेगा, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, ऑब्वियस सी बात है। फोर्स लगी, जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ यहाँ से यहाँ तक का फासला, वो सीधा सीधा ही कवर हुआ। मतलब क्या, यहाँ से फोर्स लगी, सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो थीटा था वो हमारा ज़ीरो था। एंगल यहाँ पे ज़ीरो है, तो अब वर्क डन हमारे पास इस केस में मैक्सिमम होगा। अब क्यों होगा भैया, एंगल तो ज़ीरो है। देखें, कॉस थीटा, थीटा की जगह ज़ीरो डालें, कॉस ज़ीरो जो होता है वो होता है हमारे पास 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर इज़ ऑलवेज 1, ठीक है। ये वाला केस हमारे पास मैक्सिमम वर्क के लिए। ये मैक्सिमम वर्क के केस में ही एंगल ज़ीरो क्यों आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उसमें आपस में एक ही डायरेक्शन में हमारे पास वर्क हुआ है। मतलब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई उसी डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर गया। इट मीन्स कि एंगल ज़ीरो है, कोई एंगल नहीं बना है। जो पीछे मैंने प्राइम वगैरह का केस दिया उसका मतलब ये था उसमें एक एंगल पर्टिकुलरली बन रहा था। जहाँ पे कोई एंगल नहीं है तो मतलब एंगल ज़ीरो है। ज़ीरो एंगल के ऊपर कॉस ज़ीरो की वैल्यू अपने कैलकुलेटर में डाल के देखिएगा 1 ही आएगी, ठीक है। तो इस केस में मतलब हमारे पास मैक्सिमम सबसे ज़्यादा वर्क हुआ है। मतलब अब देखते हैं ज़ीरो वर्क कब होता है, ठीक है। अच्छा, ज़ीरो वर्क के केस में देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने आई होप सो मोशन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो वो आप लोग अगले चैप्टर में देख लेंगे हम लोग उसको। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो जब कोई बॉडी यानी कि एक दायरे में घूमती है, सर्कल में घूमती है, तो उस बॉडी को ना सर्कल में घुमाने के लिए एक फ़ोर्स होती है, एक यानी कुव्वत होती है। फोर्स को उर्दू में कुव्वत कहते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स होती है उसके ऊपर एक्ट करती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ना, उसकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ये एक पार्टिकल है, फर्ज करो बेटा एक पार्टिकल है, वो गोल गोल दायरे में घूम रहा है। जब भी कोई पार्टिकल दायरे में घूमेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स अमल करेगी। उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि जिसकी डायरेक्शन सेंटर में होती है, सर्कल के सेंटर में होती है, ठीक है। अच्छा, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना पार्टिकल का, वो होता है टेंजेंट। ये होता है टेंजेंट, होता है इसके सर्कल के टेंजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये पार्टिकल इस पोजीशन में है तो ये रहा टेंजेंट है, ये रहा। और जो फोर्स है ना सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, उसकी डायरेक्शन है कहाँ, यहाँ सेंटर में। तो जो डिस्प्लेसमेंट है मेरा पार्टिकल का, उसके और सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान जो एंगल होता है वो बनता है 90 डिग्री का। ये देख पा रहे हो बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल। दोबारा इधर देख लो, अगर ये ख़राब हो गया। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल में घूम रहा है। ये जैसे ही सर्कल में घूमेगा तो जो सर्कल में घुमाने की कुव्वत होती है ना बेटा, वो जो कुव्वत होती है उसको हम फोर्स कहते हैं। वो है उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसकी डायरेक्शन होती है यहाँ सेंटर में, ठीक है। ये Fc से इसको डिनोट करते हैं। और जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो टेंजेंट होता है। ये ऐसे बना के दिखाते हैं हम इसको। और ये इन दोनों के दरमियान, ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, ये रहा 90 डिग्री का, दिख रहा है। ये हर पॉइंट पे होगा। यहाँ बनाना चाहिए, यहाँ बना लो, ये लो देख लो, यहाँ बना लो, यहाँ से ये रहा टेंजेंट बनाओ, ये रहा, दिख गया। ये रहा थीटा 90 डिग्री का बन रहा है। तो अब इस केस में वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। क्यों होगा, यहाँ देखो, F.S cos थीटा, अभी मैंने पीछे यही लिखवाया था फॉर्मूला, ठीक है। F.S cos 90 की वैल्यू कैलकुलेटर में बेशक डाल के देख लेना बेटा, ज़ीरो ही होती है, ज़ीरो आएगी। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, आंसर इज ज़ीरो। तो इसका मतलब है ज़ीरो वर्क की एग्जांपल ये है, मैंने आपको इससे दी है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इन अ सर्कल इज ज़ीरो। ये ज़ीरो वर्क की एग्जांपल दी। वर्क उस वक्त ज़ीरो होगा जब हमारे पास थीटा
पर्टिकुलरली 90 डिग्री का बन रहा होगा। अच्छा, ये था हमारा वर्क का टॉपिक। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। अच्छा, तो अब हम मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आते हैं काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सॉरी अगर मेरी राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हो, थोड़ा फ़ोन को एडजस्ट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो काइनेट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जैसे छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं कार के थ्रू ही। अगर मेरे पास एक कार है और वो कार मूव कर रही है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इसका मतलब है इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ के भी आए होंगे, 12mv²। ये फार्मूला आप पढ़ के आए होंगे। इसमें v वेलोसिटी है, मास ऑफ बॉडी ऑब्वियसली, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। वेलोसिटी का मतलब यही है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो अभी हम काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन करके देखेंगे कि वो जो फार्मूला है इसको ड्राइव करेंगे, क्योंकि ये आपकी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट भी है और आपकी पर्टिकुलरली बुक में भी मौजूद है। अच्छा, इसको देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, सिंपल उसी केस को हम लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एक रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। क्यों है ज़ीरो है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ज़ीरो है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई। ठीक है, सिंपल फोर्स लगाई, कुछ नहीं किया, एक फोर्स लगा दी। फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हुई, ऑब्जेक्ट मूव करा। ऑब्वियसली कोई नया खेल नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट इस पोजीशन के ऊपर आ गया। अच्छा, अब जब ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे आया, फोर्स लगी, क्या हुआ यहाँ पे? बस फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट मूव हुआ और इसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी आ गई अब, और वो ये थी v। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, ठीक है, मूव हुआ, डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, और अब इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ v है। v मतलब यानी कि हमें नहीं पता, हमने एज्यूम कर ली v है। ठीक है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट जो भी कवर हुआ है s, हमें नहीं पता क्या, हमने बोल दिया s है। अच्छा, क्योंकि पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई एंगल नहीं बना है, तो जब एंगल नहीं बना है तो कौन सा फॉर्मूला हमने यूज़ किया? W = F.S। सिंपल, अभी हमने यही काम किया, कोई नई कहानी नहीं की है अभी। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया। ठीक है, ये मैं डेरिवेशन करवा रही हूँ आपको, काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिएगा भले, अभी समझ लें अच्छे से, बाद में आप लोग को आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब हम करेंगे, आपने यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? आप लोग अपनी 9th क्लास में यकीनन उसे पढ़ के आए होंगे। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऐसे पेपर में लिखिएगा बेटा, ठीक है, इस चीज़ के मार्क्स होते हैं। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉरी अभी नज़र ना आ रहा हो थोड़ा सा। अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? आप लोग पढ़ के आए होंगे 9th क्लास में, 2AS = VF² माइनस VI का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हमने देखो यहाँ पे क्या एज्यूम किया है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है मेरी? ज़ीरो है। तो कुछ नहीं करो, सिंपल इस चीज़ को एज इट इज़ लिखो। VF² तुम्हारा आपकी, सॉरी, v की वैल्यू, VF की वैल्यू क्या है? फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है मेरी v। ठीक है, और यहाँ पे VF के ऊपर क्या है? स्क्वायर, तो ये हो गया v का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो। सिंपल सिंपल खेल किया बेटा, और कुछ भी नई चीज़ हमने नहीं की, v², सिंपल काम किया। अच्छा, अब मुझे यहाँ से s की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, क्योंकि ये चीज़ क्या हो रही है, इससे मल्टीप्लाई में है, मैथ्स का रूल है, जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है इससे, यहाँ पे इसको ले जाके डिवाइड कर दीजिए। ये मेरे पास s की वैल्यू आ गई, सिंपल मैंने s की एक वैल्यू निकाली यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, ये जो वैल्यू आई है इसको हम इधर रखेंगे इक्वेशन 1 में। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, एक और चीज़, हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए। फोर्स हमें न्यूटन के जो लॉ है उससे हमें पता है, वो है F = ma, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, फोर्स की वैल्यू F = ma, और S की ये जो वैल्यू आई, इसको कुछ नहीं करें, खामोशी से इक्वेशन 1 में जाके पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सॉरी, सिंपल सिंपल हमने क्या करा, यहाँ पे जाके वैल्यू रखी। फोर्स की जगह ma रखा आपने, s की जगह आपने रखा v²/2a, कुछ नहीं किया। अच्छा, देखो अब क्या होगा, a से a कैंसिल। ठीक है, मेरे पास क्या बचा,
सिंपल अभी काम करना, कुछ भी नया नहीं हो रहा बेटा। mv²/2, ठीक है। अब w इज इक्वल्स टू हाफ, ये 1/2 है, मतलब इसको अरेंज करके अब हम लिख रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं बेटा। हाफ mv² आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, अब हम क्या ड्राइव करने आए थे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², ये चीज़ थी जो हमें लानी। अब आप बोलेंगे भाई ये तो वर्क आ रहा है। अब देखो मेरी बात सुनो, देखो अगर हम यहाँ पे एज्यूम करते हुए चलें, हमने क्या बोला है, हमने यहाँ पे केस क्या बोला है, फोर्स लगी, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जो फोर्स लगी है उसी के अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वर्क हुआ है हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि जब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स का कॉन्सेप्ट आप उम्मीद है पढ़ के आए होंगे। फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स बेटा सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊँ तो फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होती है जो मेरे जो मोशन हो रहा है ना ऑब्जेक्ट का, उसमें रुकावट डाले। अगर यहाँ पे वो फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो है, अगर वो रुकावट नहीं आती, इसका मतलब तो जो मेरा वर्क होगा ना वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल क्यों होगा, कैसे होगा भाई, अगर मैं इधर अगर यहाँ पे फोर्स लग रही है, सिंपल यहाँ पे फोर्स लग रही है, यहाँ पे सीधा डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। भाई इंक्रीज़ ही हो रही ना, क्योंकि पहले तो वेलोसिटी ज़ीरो थी। हाफ mv² को देखो, पहले वेलोसिटी ज़ीरो थी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो थी। अब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर रहा है, तो ज़ाहिर वेलोसिटी बढ़ रही है, जब भी तो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है ना। तो जब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो है, अगर मैं कह दूँ यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़ीरो है, तो जो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है ना, यहाँ पे जो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने का, यहाँ से पॉइंट ए ज़ीरो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लाने का जो वर्क है, वो जो बराबर होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी के। क्या समझ आई ये बात कि फ्रिक्शनल फोर्स जब ज़ीरो है, फ्रिक्शनल फोर्स जब ज़ीरो है, तो जो वर्क डन होगा उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वर्क जो होगा वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये हो गई हमारी ये वाली डेरिवेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², यही चीज़ है, यही लानी थी हमें। अच्छा, अगर कुछ ना समझ आए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ, उम्मीद है यहाँ तक वैसे समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसके अंदर ड्राइव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये जो डेरिवेशन है इसको ठीक से बिल्कुल समझिएगा, क्योंकि ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आपने स्टेटमेंट यकीनन पढ़ा होगा, वही वाला, द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है, क्या है, क्यों है, ये एक प्रूफ है पूरा, वो मैं अभी आपको पूरा कराऊंगी, ठीक है। अच्छे से एक एक पॉइंट उसमें समझिएगा, जो ना समझ आए वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिएगा, मैं देख के आपको इंशाल्लाह रिप्लाई दे दूँगी उस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, जो एनर्जी होती है ना, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी क्या है, एनर्जी वो चीज़ है जो कभी क्रिएट नहीं हो सकती, ना वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। एनर्जी कभी आप बना नहीं सकते, ना उसको कभी पूरे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। जो किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है ना बेटा, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। एनर्जी अपनी फॉर्म को तब्दील कर सकती है, जैसे कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी में जा सकती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आ सकती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की थी वो ख़त्म हो गई, ख़त्म कभी नहीं होगी, वो अपनी फॉर्म को बदल लेगी, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होगी पूरे तरीके से। अब एक जो इसका प्रूफ है उससे आपको बात समझ आएगी कि जैसे मैं आपको समझाऊँ ना, एक छोटी सी उससे बता देती हूँ कि अभी जैसे मैंने वही लॉन्चिंग वाली बात को हम लोग बार बार दोहराएंगे कि बॉल को हमने ऊपर लॉन्च किया है, तो अभी जो एक एक पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट पी, इसको मैं बोल दूँ पी है पॉइंट, ये क्यू है, ये टी है, इसके हर पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी होगी ना वो सेम होगी। आप ये नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट के ऊपर एनर्जी जो थी ना, ये यहाँ पे एक एनर्जी ख़त्म हुई है, कोई और आई है, यहाँ पे कोई एनर्जी ख़त्म होकर और आई है, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी प्रूफ करेंगे ना तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि जैसे अगर ये इसी चीज़ की हम एग्जांपल बेटा लेते रहेंगे, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है ना। हमने इसको बॉल को लॉन्च किया, फ़र्ज़ करें ये जो लॉन्च करते दौरान ये जो हवा में जब जा रही है ना, ये पॉइंट मेरा पी है, ये क्यू है, तो पी और क्यू के ऊपर ना एनर्जी सेम ही रहेगी, टोटल एनर्जी सेम रहेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि पी के ऊपर तो कोई और एनर्जी थी जो क्यू पे आई, और वो जब क्यू पे बॉल आई ना तो पी वाली एनर्जी ख़त्म हो गई और फिर क्यू पे कोई दूसरी आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी प्रूफ देखेंगे हम लोग, उससे आपको समझ आएगा, ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको ये डिक्टेट कर देती हूँ, आप अगर चाहें तो लिख लीजिएगा, वरना आप इसको समझ लें। प्रूफ देखते हैं अब, ठीक है, इससे ये चीज़ आपको समझ आएगी, ये वाला कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है।
अच्छा, हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, इज प्लेस्ड एट पॉइंट p विच इज़ एट अ डिस्टेंस h फ्रॉम द ग्राउंड। अच्छा, मैं बल्कि एक काम करती हूँ, डायग्राम बनाते हुए करती हूँ। ये रहे, फर्स्ट करें, ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बॉडी को हाइट पे लेके चले गए, ठीक है। एक चीज़ को गौर से समझिएगा, पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना, हाइट के ऊपर जब लेके गए तो ये पॉइंट P है, मैंने इसको पॉइंट P के ऊपर ले जाके बॉडी को रख दिया। सिंपल, कुछ भी नहीं किया भाई। ग्राउंड के ऊपर बॉडी पहले थी T के ऊपर, ठीक है, पॉइंट T था ये, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ऊपर उठाया, ऊपर ले जाके पॉइंट P के ऊपर रख दिया, बस कुछ भी नहीं किया, सिंपल यही किया है, ठीक है। और ये जो बीच का पॉइंट है ये Q है, इस पॉइंट को Q का नाम दे दिया। जो T से पॉइंट P तक की हाइट है, वो जो डिस्टेंस कवर किया है बॉडी ने ऊपर तक जाने में, उसको मैंने h दे दिया, ठीक है। अब जो Q और P तक का जो डिस्टेंस है उसको मैंने x का नाम दिया। अब बेटा ये ऑब्वियस है कि ये हाइट मेरी h है पूरी, ठीक है, ये x है, तो ये मेरी बची हुई हाइट क्या हो गई, ये हो गई h माइनस का x। ये T से Q तक की जो हाइट है वो है h माइनस का x। अच्छा, अब हम इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के अंदर देखेंगे कि जब बॉल को हमने ऊपर की तरफ लॉन्च किया है, बॉल को किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा ऊपर फेंक दिया ना, तो ये जो पॉइंट Q है इसके ऊपर टोटल एनर्जी सेम होगी, पॉइंट P के ऊपर भी जो टोटल एनर्जी होगी ना, टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा, वो होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, KE प्लस PE, ये होती है टोटल एनर्जी। ये जो है ना वो पॉइंट P के ऊपर भी वही होगी, पॉइंट Q पर भी वही होगी, पॉइंट T पर भी वही होगी, ठीक है। अब कैसे होगी वो हम देख रहे हैं, चलें, ठीक है। अच्छा, मैं देखें पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, पहले हम पॉइंट P की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट P के ऊपर क्या होगी, मैंने बताया था ना कि अब किसी जो ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है, हाइट वेरी हो रही है, हाइट बढ़ रही है, ठीक है। जब हाइट बढ़ी तो इसके ऊपर जो हम जो इसको ले जाके ऊपर रख दिया, तो इसकी जो अब पोटेंशियल एनर्जी है इस पॉइंट के ऊपर वो है mgh। भाई पोटेंशियल एनर्जी वही एनर्जी है जब किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होता है उसकी हाइट के ड्यू टू इट्स हाइट, तो वो जो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये होती है mgh के इक्वल होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट P के ऊपर वो क्या है, मेरी सिंपल mgh और कुछ भी नहीं, बस अभी मैंने यही लिखा है, ये मैंने पॉइंट P को देखा, कुछ नहीं देखा, बस पोटेंशियल एनर्जी इसके ऊपर ये है और कुछ नहीं। अब इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इसके ऊपर ज़ीरो है। भाई काइनेटिक एनर्जी अब ज़ीरो कैसे है इसके ऊपर, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो इस वजह से है क्योंकि ये जब यहाँ पे आया है तो इसके ऊपर जो है इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है। इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी जब आई ना तो वो ट्रांसफॉर्म हुई पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ये नहीं बोला ख़त्म हो गई है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। और काइनेटिक एनर्जी इसकी इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर आके क्या हो जाती है, ऑब्वियसली वो ज़ीरो हो जाती है। जबकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, यहाँ पे रेस्ट में ना एक ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो क्योंकि हाइट ज़ीरो होती है ना ऑब्जेक्ट की, जब वो रुका हुआ है ग्राउंड पे है, एल्टीट्यूड कवर ही नहीं किया है, तो हाइट ज़ीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इस वक्त मैक्सिमम है जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे है। अब जैसे ही मैंने इसे ऑब्जेक्ट को उठा के हवा में ले गई ना, तो अब क्या हुआ, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो गई, ठीक है। यहाँ से चलता हुआ गया, ऊपर जाके रुका, एक पॉइंट आता है जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उछालते हैं तो एक पॉइंट आता है, वो उस पॉइंट के ऊपर जाके रुकता है, फिर जाके वो नीचे आता है। तो वो जो पॉइंट होता है ना वो रुकने वाला, उसके ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी जो होता है ना ज़ीरो होती है, फिर वो आके नीचे आता है। बहरहाल आपको लगता तो ये है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को उछालते हैं वो डायरेक्ट नीचे आता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उछालते हैं ड्यू टू इट्स इनर्शिया, वो एक मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर आके ना बेटा वो रुकता है, हल्का सा बिल्कुल नैनो सेकंड्स के लिए रुकता है, फिर वो नीचे आता है, ठीक है। उस पॉइंट के ऊपर आके उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। वेलोसिटी ज़ीरो तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट के ऊपर आके ज़ीरो, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, इसका मतलब इसने हाइट कवर की, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, mgh है। समझ आया, ये पॉइंट P के लिए हमने केस किया। अभी से हमने पॉइंट P के लिए बात की है कि पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, और कुछ भी नहीं बोला। अब
इस पॉइंट P के ऊपर ही टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी मैंने अभी क्या बताया, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम लिखेंगे टोटल एनर्जी, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, फ़ोन को मैंने प्लेस करने में मसला हुआ है मुझे थोड़ा। टोटल एनर्जी एट पॉइंट P, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या है, पॉइंट P पे 0 है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। तो पॉइंट P के ऊपर टोटल एनर्जी मेरी है mgh, ठीक है। अभी पॉइंट P की बात तो अब इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब आओ, अब मैंने क्या बोला इधर कि अब अच्छा अब देखो, अब ऑब्जेक्ट जो है अगर मैं कहूँ इसको मैंने नीचे गिराना शुरू कर दिया, पॉइंट P के ऊपर भाई लेके चलेगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब इसको मैंने नीचे गिराया, अब जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, आते आते पॉइंट P के ऊपर लैंड करा, ठीक है। पॉइंट P के ऊपर जब वो आया तो इसकी जो है, मैंने अभी क्या बात की यहाँ पे, देखो क्या हुआ, कुछ भी नहीं किया ना, पॉइंट P के ऊपर था ना, अभी पॉइंट P पे जब भी तो बात हुई हमने, अब क्या किया, इसको नीचे गिराया, फॉल। अब हम मतलब क्या किया हमने, सिंपल फ्री फॉल इसके अंदर हो रहा है। फ्री फॉल यानी कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब पॉइंट P पे था, सिंपल इसको हमने अलाउ किया कि अब वो फ्रीली नीचे गिर के पॉइंट अपनी इनिशियल पोजीशन T के ऊपर आया। अब T के ऊपर मैं बोलूँ, अगर पूछती हूँ कि मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जिसकी वजह से हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो अब वो हम कैसे बताएंगे, देखें। पॉइंट T के ऊपर जब आया तो इसके ऊपर, अब इसके ऊपर आ गया ना, तो अब कोई इधर हाइट नहीं है। मैंने भी यहाँ पे ये बात यहाँ पे कहाँ यहाँ समझाई थी शायद, कि पॉइंट, ये जो इनिशियल पॉइंट है ना, इसके ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मोशन ड्यू टू हाइट। यहाँ पे जब हाइट ही नहीं है तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी 0 एट। अब यहाँ पे देखते हैं ये वाली चीज़ देखो, एट पॉइंट T, ठीक है। पॉइंट T के ऊपर देखो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी मेरी 0 है, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट जब 0 है, यहाँ पे देखो ना बेटा, हाइट 0 है, यहाँ नीचे आ गया ना, अब कहाँ हाइट है, ठीक है। अब इसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी सिंपल हमने बोला हाफ mv², सिंपल फार्मूला है, पीछे हम इसको ड्राइव भी करते हुए आए हैं। अब जो वेलोसिटी है ना, यहाँ पे वेलोसिटी हमें नहीं पता क्या है, हमने सिर्फ उसको v लिया, वेलोसिटी हमें निकालनी है कि इस पॉइंट के ऊपर आके क्या वेलोसिटी थी इसकी, ये तो हमें नहीं पता ना। हमने पीछे पढ़ा था कि vf जो है वो v के इक्वल है, लेकिन हमें अभी इसकी वैल्यू निकालनी है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी जब P से हमने इसे गिराया तो ये T के ऊपर जो वेलोसिटी जिससे आके टकराया ना P के ऊपर, वो वेलोसिटी हमें निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे भैया। 2as = vf² माइनस vi²। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि 0 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हम यहाँ फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि वो वेलोसिटी जो इस पॉइंट T के ऊपर आके जिससे टकराई है वो हमें चाहिए। वो हमने अभी क्या ली हुई है, वो v है हमारी, सिंपल। अब इस v की हमें वैल्यू निकालनी है, सिंपल जो अच्छा, ये जो मोशन हो रहा है ना मेरा, ये फ्री फॉल है, तो इसके अंदर एक्सेलरेशन होगी, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगी। ये वो है जिसकी वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.8 है, एज़ यूजुअल आप लोग को ये बात पता होगी उम्मीद है। तो हम यहाँ पे रखेंगे 2gh = v²। अब जो ये v की वैल्यू आई है, आप लोग इसको एज इट इज़ उठा के इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी = हाफ mv² की एज इट इज़, ये नहीं बेटा उधारा ये नहीं कर दिएगा कि v का स्क्वायर इसके ऊपर आपने स्क्वायर दोबारा लगा दिया, भाई उधारा है v² की ऑलरेडी वैल्यू आई है, ठीक है, इसका दोबारा स्क्वायर मत कर दिएगा। यहाँ पे हमने रखा 2gh, ये v² है, यहाँ पे v² की वैल्यू आई है मेरी 2gh। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। काइनेटिक एनर्जी की इसकी इक्वल आ गई, mgh के इक्वल आ गई। अब पॉइंट T के ऊपर टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी मैंने क्या बताया था पीछे कि सम है काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। क्या
काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या निकाली हमने, यहाँ ड्राइव की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। अब आप ये नहीं बोल देगा कि हाफ mv² क्यों नहीं रखा बेटा, हाफ mv² इसलिए नहीं रखा क्योंकि हमें वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता थी। वेलोसिटी यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी चाहिए हमें, वो वेलोसिटी जिससे जो यहाँ पे ज़मीन पे जिससे ये ऑब्जेक्ट आके टकराया है, वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली है इसके थ्रू, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने निकाल ली, mgh है, और पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या है, कहाँ गई, यहाँ ज़ीरो बोली थी ना मैंने, ये रही, पॉइंट टी के ऊपर ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है मैंने यहाँ पूरा भी बताया है, ठीक है, ये ज़ीरो है। तो जो टोटल एनर्जी है जिसको मैंने ई से डिनोट किया हुआ है पॉइंट टी के ऊपर, वो आ गई mgh के इक्वल, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, पॉइंट टी पे कर दिया, पॉइंट पी पे कर लिया। अब हम देखते हैं पॉइंट क्यू के ऊपर क्या खेल होगा, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा यहीं से देख लूँ। अच्छा, अब जो पॉइंट क्यू है ना, उसके ऊपर हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैं यहाँ से बताती हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, हमने इसको ऊपर थ्रो किया, सिंपल ये काम था, ये एज्यूम किया था ना हमने, ये जो बीच वाला पॉइंट था ये क्यू था, क्यू था, ये रहा, ये था, यही था, इसको ऐसे बना दिया मैंने। अच्छा, ये जो ये डिस्टेंस था यहाँ से क्यू से लेके टी तक का डिस्टेंस, इसको मैंने बोला था h माइनस का x। इस डिस्टेंस को याद रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट के ऊपर जब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी तो वो क्या होगी, इसको मैं आगे कर लेती हूँ, यहाँ पे गंदगी हो जाएगी। अच्छा, तो अब हम लोग टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं एट पॉइंट क्यू, ठीक है। डायग्राम में दोबारा भी बना देती हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है ऐसी, ठीक है। पॉइंट क्यू के ऊपर हमें पोटेंशियल, ये देखें मैं यहाँ पे बना देती हूँ दोबारा, सबकी आसानी के लिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये रहा पॉइंट टी, दोबारा समझ लेते हैं ना यहाँ से। ये बॉल थी, हमने इसको लॉन्च किया था, याद है, एक हाइट यहाँ पे ये पॉइंट क्यू बनाया हुआ था हमने, आई गेस ये वाला पॉइंट क्या था, पी था शायद, हाँ। ये टोटल हाइट थी, ठीक है बेटा। यहाँ से हमने इसे उछाला था, हाइट ये रही, ठीक है। इस वाली हाइट को क्यू से लेके पी तक को हमने एक्स कह दिया था। अब ये जो ये वाली हाइट है इसको मैंने एच माइनस एक्स कहा है। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू चाहिए हमें, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, एम जी, और अब यहाँ पे हाइट क्या है, पॉइंट क्यू के ऊपर जो हाइट है वो है h माइनस का x, ठीक है। वो ये रख दी मैंने, सिंपल काम कर दिया और कुछ भी नहीं किया। अब इस पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें पता करनी है, वो क्या है, और इसके पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, अब आप लोग बोलेंगे कि अभी आपने बोला था कि इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो आनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस दौरान ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी ना। तो इसका मतलब वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियस है हुई। काइनेटिक एनर्जी सिंपल अभी मैंने लिख दिया, मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी है, मैंने लिख दिया हाफ mv² शराफत से, बस सिंपल अभी ये मैंने लिख दिया। अब हमें इसकी वेलोसिटी पता करनी है। क्या नहीं पता है हमें, इतना तो पता है काइनेटिक एनर्जी है, हमें वेलोसिटी नहीं पता है। अब हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का सिंपल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, सॉरी, 2as = vf² माइनस का vi², ठीक है। सिंपल हमने वो रखा। और मैंने अभी पहले बताया, क्योंकि ये फ्री फॉल मोशन है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो रहा है, तो जो एक्सेलरेशन है वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2gx = v² माइनस का 0। फाइनल वेलोसिटी जो है उसको हमने 0 लिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, क्योंकि हमने इसको लॉन्च कर दिया है। तो ऑब्वियस ही बात है, इनिशियल वेलोसिटी जब लॉन्च करते हैं तो 0 हो जाती है, ये अंडरस्टूड है। v² बराबर है 2gx के, ठीक है। अगेन इसके अंदर पुट करें v² की वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी को निकालें। काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² की वैल्यू डालें, 2gx के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल करें, काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई mgx के इक्वल, ठीक है। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू, अब इसके ऊपर टोटल एनर्जी निकालें। टोटल एनर्जी क्या होती है, वो होती है सम ऑफ E = k E प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब क्या करो बेटा, वैल्यू रखो। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई, mgx, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, ये रही, ये पूरी वैल्यू है, ये रही,
दिख रही है, ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ रख दो mg। अच्छा ये जो mg है ना h माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो ये गौर से देखो, mg को ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करो, mg को h से मल्टीप्लाई करो, h प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस mg x ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, और ये मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई mgh के इक्वल पॉइंट क्यू पर भी। अच्छा तो ये पूरी मंजन कहानी करके अभी तक क्या समझ आया, ये भी पीछे जो हमने अभी किया, पॉइंट P पे, पॉइंट Q पे, पॉइंट T पे, तीनों पॉइंट पे आप देखें, पॉइंट P पे मैंने निकाली mgh आ रही है, पॉइंट कहाँ गई, पॉइंट T के ऊपर भी मेरे पास जो टोटल एनर्जी है ना वो mgh है, और ये देखें पॉइंट Q पर भी मेरे पास जो टोटल एनर्जी आई है वो mgh है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो था वो क्या कहता था कि एनर्जी जो होती है ना सिस्टम की कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कभी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं होती। एनर्जी इस पूरे केस में सिर्फ कन्वर्ट हुई है, और हर पॉइंट पे उसमें क्या लिखा हुआ था पीछे, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जो सिस्टम था ना ये पूरा मेरा जो मैंने लॉन्च किया, खेल खेला पूरा लॉन्च करने का क्या था बेटा, ये एक सिस्टम ही तो था। इसके अंदर हर पॉइंट के ऊपर मैंने इस स्टार्ट में आपको ये बात बताई भी थी कि हर पॉइंट के ऊपर P Q T कुछ भी पॉइंट ले लो, हर एक के ऊपर टोटल एनर्जी सेम होगी, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही स्टेटमेंट देता है कि एनर्जी जो होती है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर मतलब सिस्टम की जो ओवरऑल होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। ये जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस तरीके से प्रूव हो चुका है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को देख रहे होंगे, और वर्क एनर्जी थ्योरम एक रह गया है टॉपिक, वो भी हम इसमें अंदर देख रहे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आप लोग को कोई इसके अंदर कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं समझ आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई कर दूँगी इंशाल्लाह।